आपका क्या रिएक्शन होगा यदि मैं ये कहूं कि लैंडस्लाइड के बिना पहाड़ों में या फिर यहाँ हिमालय में हैबिटेशन पैटर्न ऐसा होता ही नहीं, या फिर हैबिटेशन यहाँ बहुत ज्यादा सीमित होते हैं। नमस्कार। आज वायनाड से लेकर हिमाचल में मंडी, कुल्लू, शिमला और यहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, जिससे कि जलधर की भारी क्षति हुई है। हर कोई लैंडस्लाइड्स को और बारिशों को कोसने में लगा हुआ है। कहीं वैज्ञानिक पहले से वार्निंग दिए जाने या पहले से हजार डोनेशन किए जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं तरकीबें सुझा रहे हैं कि किस तरह से भविष्य में लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। कहीं सेमिनार हो रहे हैं, कई वर्कशॉप हो रही हैं, यही सिलसिला चल रहा है। परंतु देखा जाए तो लैंडस्लाइड इज ए मैग्निफिसेंट एंड वेरी पावरफुल लैंडफॉर्म मॉडिफाइंग प्रोसेस which has been going on in the mountainous regions for ages. जब से पहाड़ है तब से ये प्रोसेस चल रहा है, और हम और आप कितना ही चाहें प्रकृति के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण कर पाना हमारे बस में नहीं है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए, और जब तक यहाँ पहाड़ हैं लैंडस्लाइड होते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीज हाई एनर्जी स्टेट में है या ऊपर है उसका नीचे आना तय है। वो आज नहीं तो कल आएगा। जो मलबा पहाड़ी ढाल में रुका हुआ है उसका नीचे आना तय है, तो हम लैंडस्लाइड को रोक नहीं सकते। और अगर यहाँ मैं ये कहूँ कि हिमालयी क्षेत्र में अगर हमेशा से लैंडस्लाइड नहीं हो रहे होते तो क्या होता, तो शायद यहाँ हैबिटेशंस भी नहीं होते भी तो बहुत कम। अब बात हैबिटेशंस की आ ही गई, तो किसी भी बसावट के लिए हमें सबसे पहले पानी चाहिए। आप कहेंगे कि यहाँ पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। हाँ, जब से हिमालय के ऊपर उठने के कारण इस क्षेत्र में हमारे सब कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट मानसून स्टेबलाइज हुआ है, तब से हिमालयी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होती है। परंतु यहाँ की टोपोग्राफी के कारण वाटर फ्लोज डाउन वेरी क्विकली, और एक बार पानी नीचे बह गया तो बिना एनर्जी लगाए, बिना श्रम लगाए उसे दोबारा यूज में ला पाना संभव नहीं है। वो पानी हमारे किसी उपयोग का नहीं होता है, बहुत जल्दी बह जाता है। और फिर यहाँ पहाड़ों में जैसा आप प्लेन्स में देखते हैं, भूजल होता है, ग्राउंड वाटर होता है। आप 20 मीटर 30 मीटर खोजिए, कहीं पे भी आपको पानी मिल जाए। इस तरह की परमानेंट वाटर टेबल पहाड़ों में नहीं होती। और आपको लगता होगा यहाँ कई सदाबहार नदियां हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। तो इन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां जो हैं, तो ग्लेशियर जब मूवमेंट करता है तो अपनी जो वैली वॉल्स हैं उनको काटता है, बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा करता है। और गर्मियों में जब ये गलता है तो इससे बहुत ज्यादा सिल्ट प्रभावित होती है, क्ले होती है, जिसकी वजह से इसका पानी गर्मियों में पीने योग्य नहीं होता है। उसी तरह बरसात में चारों तरफ से बह के मिट्टी आती है, सिल्ट आती है, क्ले आती है। बरसात में भी ये पानी पीने लायक नहीं रहता है। तो ऐसे में आप कहेंगे जब पानी है ही नहीं तो यहाँ लोग बसे कैसे। अब वाटरशेड कोई भी हो, छोटा है या बड़ा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन जो है वही पानी का एकमात्र स्रोत है। वो बर्फ के रूप में हो, बारिश के रूप में हो, ओलावृष्टि के रूप में हो, मगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन ही अकेला एक स्रोत है। दूसरा कोई स्रोत पानी का नहीं है। इसी पानी को इकट्ठा करना है और यूटिलाइज करना है। पानी को नेचर में इकट्ठा करने के लिए आपको ऐसी फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी मट्टी चाहिए, ऐसा स्ट्रेटा चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पोरस हो, जिसमें पोर स्पेसेस बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा पानी को अपने में जज्ब कर पाए, स्पंज की तरह। जो ये लैंडस्लाइड का मलबा है बहुत ज्यादा पोरस होता है। अगर आपने देखा होगा, इसमें बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बोल्डर भी हो सकता है, कॉबल भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकती है, क्ले भी हो सकती है, और बड़ा अव्यवस्थित रहता है। तो इसमें पोर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पानी को अपने में जज्ब कर सकता है। पानी को रुके रहने के लिए नीचे एक इम्परवियस लेयर चाहिए, एक ऐसी लेयर चाहिए जो कि पानी को नीचे न जाने दे, वहीं पर रोक के रखे। तो जब बरसात का पानी इस मलबे के अंदर से होके बहता है तो अपने साथ ही क्ले, सिल्ट और जो छोटे पार्टिकल हैं उनको बहा के ले जाता है। और कुछ स्थानों में मलबे के अंदर जहाँ पे कुछ बोल्डर हो सकते हैं, कुछ अवरोध हो सकते हैं, जहाँ ये पानी रुक रहा है, वहां पे इन सब मटेरियल को जमा करता है, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ इसमें एक इम्परवियस लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से एक पल्स्ड वाटर टेबल एग्जिस्टेंस में आती है।
तो लैंडस्लाइड का मलबा हमें पानी का स्रोत देता है। इस पर्ल्स वाटर टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा पानी बरसात का जो है वो जमा रहता है और धीरे धीरे रिसता है। और आपने देखा होगा इस मलबे के नीचे कई पानी की सीपेजेज होती हैं जिससे स्प्रिंग्स निकलते हैं, उससे पानी के स्रोत उत्पन्न होते हैं। तो लैंडस्लाइड का मलबा हमें पानी देता है। इस मलबे के बिना पहाड़ों में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। अब अकेले पानी के साथ तो कहीं भी बसा नहीं जा सकता। आदमी को कुछ काम धंधा चाहिए, और जब से आदमी ने किसी एक स्थान पे बसना शुरू किया हमारी रेस ने, तब से दो काम हम मुख्यतः करते आए हैं। पहला खेती बाड़ी और दूसरा पशुपालन। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए। पहाड़ों में चारों तरफ चट्टाने हैं और मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है वो सैकड़ों साल लेता है, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, केमिकल और फिजिकल वेदरिंग है, वो सब पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो लैंडस्लाइड का मलबा है ये इस प्रक्रिया को, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, केमिकल फिजिकल वेदरिंग है, इसको तेज कर देता है, इसको फैसिलिटेट करता है और सॉइल फॉर्मेशन इसमें जल्द हो जाती है। और हमारे जो यहाँ रहने वाले लोग थे उन्होंने इसी मलबे के ऊपर सीढ़ीदार खेत बनाए और यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की। अब दो चीजें बसावट के लिए चाहिए थी, पानी और खेती योग्य जमीन। ये दोनों चीजें यहाँ लैंडस्लाइड का मलबा दे रहा है। ऐसे में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मैं ये कहूँ कि हमारे वहाँ जितनी भी बसावटें हिमालय में वो पुराने लैंडस्लाइड के नजदीक है। परंतु जो यहाँ के लोग थे वो ये जानते थे कि ये मलबा पुराने लैंडस्लाइड का है और कभी भी ज्यादा पानी की वजह से या अन्य वजहों से ये अनस्टेबल हो सकता है। तो वो सीधे सीधे इस मलबे के ऊपर नहीं बसते थे, वो खेती बाड़ी इसमें करते थे। इससे रिसने वाला पानी जो था और नीचे था वहां से पीने के लिए पानी लेके आते थे। परंतु बसते वो ऊपरी स्थानों पे, पक्की चट्टान वाले स्थानों पे बसते थे जहाँ पे स्थिर चट्टाने थी। शायद ऐसा वो बाढ़ और लैंडस्लाइड दोनों से बचने के लिए करते थे। परंतु जैसा कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में एरिस्टोटल ने बता दिया था कि जो ठोस चट्टान वाला इलाका है वहाँ भूकंप के प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो। उन इलाकों में इन लोगों को, हमारे जो लोग बसने गए, उनको भूकंप से भी सुरक्षा मिलती थी। वो रोज पानी के लिए, खेती बाड़ी के लिए 2-4 किलोमीटर चलते थे, पानी नीचे से ले जाते थे, खेती नीचे करते थे, परंतु बसते सुरक्षित स्थानों पे थे। They preferred safety over comfort। उन लोगों का रवैया हमारी तरह नहीं था। मैंने कहा कि यहाँ पर लोग ज्यादातर बसते भूस्खलन के मलबे के पास थे, तो इसके ऊपर वो घर या अन्य संरचनाएं नहीं बनाई। उसी के साथ दूसरी चीज ये कि पहाड़ों में पानी हो या फिर खेती योग्य जमीन असीमित नहीं थी, तो प्रकृति ने पानी की उपलब्धता और खेती की जमीन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया कि कहाँ पर कितने लोग बस सकते हैं, जिसे आज हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। उससे ज्यादा लोग हो जाते थे तो वो नए स्थान की खोज करते थे, वहां पे नए खेत बनाते थे, पानी के स्रोत डेवलप करते थे। परंतु समय बीतने के साथ विभिन्न कारणों से आबादी बढ़ने लगी, राज्य बना, हमारे जो छोटे कस्बे थे उनमें से कुछ तहसील हेडक्वार्टर बन गए, ब्लॉक हेडक्वार्टर बन गए। जो पहले से ब्लॉक हेडक्वार्टर थे या बड़े कस्बे थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गए। सड़क चौड़ी हुई, सड़क आवागमन सहज हुआ तो ज्यादा टूरिस्ट आने लगे, ज्यादा तीर्थयात्री आने लगे। उनके रहने के लिए संरचनाओं की जरूरत थी, तो जगह की कमी महसूस होने लगी। तो लोग को यहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी कि खेती वाली जमीन के ऊपर नहीं बसेंगे चाहे जो हो जाए, उसको भुला दिया गया या उसको ओवरलुक कर दिया गया। लोग अब खेती वाली जमीन के ऊपर भी बसने लगे। फिर क्योंकि ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना था तो ट्रेडिशनल हाउसेज जो 1-2 मंजिला थे उनसे काम नहीं चल रहा था, तो मल्टी स्टोरीड हाउसेज बनने लगे बिना बेयरिंग कैपेसिटी का ध्यान दिए। ये जो मलबा है इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये इतना बोझ ले भी सकता है, नहीं ले सकता। फिर सड़क ने भी इसमें योगदान दिया। सड़क भी नीचे नीचे नदी के साथ बनी और सड़क के किनारे घर बनाना अपेक्षाकृत सुविधाजनक था। फिर ज्यादातर बिल्डिंग मटेरियल था, वो रेत हो, सीमेंट हो, सरिया हो, बाहर से आ रहा था। सड़क के किनारे हेडलोड कम था, कम खर्चे में घर बन जा रहा था। उसी के साथ जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी वो रोज के साथ थी, तो रोड के पास घर बनाना सरल भी था, आर्थिक रूप से फायदेमंद भी। वहां इकोनॉमिक रिटर्न्स आपको बेहतर मिल सकते थे।
परंतु ये जो मलबा था, मलबे के ऊपर लोग बसने लगे। यहाँ पर जो भी बरसात का पानी है या हाउस होल्ड वाटर है, वो एकदम से, क्योंकि पोरस मटेरियल था, इसके अंदर चला जाता था। तो यहाँ पर कभी भी ड्रेनेज व्यवस्था पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परंतु समय बीतने के साथ, जैसा मैंने कहा कि आबादी बढ़ी, तो दूसरी जगह से लाके पानी सप्लाई किया जाने लगा। पहले से जितना पानी आ रहा था, पर्कुलेट हो रहा था, वो भी इंटरनल लीचिंग कर रहा होगा। जैसा मैंने कहा कि वो पाइपिंग इफेक्ट से अपने साथ सिल्ट, क्ले उसको बहा के ले जाता था। परंतु उस समय में उसके ऊपर संरचनाएं नहीं थी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ा बहुत कहीं पे सिंकिंग हो गई खेत में या कुछ हो गया, परंतु अब उसके ऊपर संरचनाएं बन चुकी थी। ज्यादा पानी निकल रहा था, और ये ज्यादा पानी ज्यादा मात्रा में पाइपिंग कर रहा था, ज्यादा मात्रा में सिल्ट को, क्ले को बहा के ले जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ ग्राउंड में इंस्टेबिलिटी आने लगी, और जिसके प्रभाव संरचनाओं में साफ दिखाई देने लगे। अगर नीचे से कोई धसाव हो रहा है, तो जो ऊपर संरचना बनी है उसमें क्रैक दिखाई देंगे आपको, उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस दिखाई देंगी, जैसा कि अभी हाल जोशीमठ में हुआ था। वहां भी यही सब हुआ। और जोशीमठ कुड बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। कई ऐसी जगह हैं, वो कर्णप्रयाग हो सकती है, अल्मोड़ा हो सकती है, दूसरी जगहें हो सकती है, जहां बस इसकी तैयारी है, अगर हम समय रहते नहीं जीते। तो यहाँ पहाड़ों में जरूरी है कि हम एक तो ये निर्धारित करें कि पहाड़ों में कहाँ पर कितने लोग रहेंगे, जनसंख्या का घनत्व तो कितना होगा। उसके साथ ही जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको ध्यान दें। लोग कुछ नहीं करते थे तो क्यों नहीं करते थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करें। ड्रेनेज व्यवस्था बहुत पुख्ता करें। जो भी पानी है, चाहे वो बरसात का पानी है, हाउस होल्ड ड्रेनेज का पानी है या सीवरेज का पानी है, उसकी सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था करें। ये सुनिश्चित करें कि ये पानी जमीन के अंदर जज हो के लीचिंग ना करे, पाइपिंग अप ना करे। ये जो बारीक कण जमीन के हैं उनको बहा के ना ले जाए। उसी के साथ हम जो कंस्ट्रक्शन करें बहुत रिस्पॉन्सिबली करें, बिल्डिंग कोड्स का ध्यान रखें। उसी के साथ जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो साइट के हिसाब से बनाएं। ऐसा नहीं कि पूरे पहाड़ के लिए आपने कह दिया कि 12 मीटर तक हर जगह बन सकते हैं। साइट स्पेसिफिक बिल्डिंग प्लान्स होने चाहिए, साइट स्पेसिफिक बिल्डिंग बायलॉज होने चाहिए, उनका हम निर्धारित करें। और जहां तक संभव हो लाइट वेट बिल्डिंग्स बनाएं, लाइट वेट भवन बनाएं। और जहां पे इंस्टेबिलिटी आ रही है वहां पे निरंतरता में मॉनिटरिंग करें। और मॉनिटरिंग हो सकती है। जब आजादी से पहले नैनीताल में रेगुलर मॉनिटरिंग हो सकती थी और उसके आधार पे वार्निंग दी जा सकती थी, तो आज भी हो सकती है। आज तो इंस्ट्रूमेंटेशन और जो ट्रांसमिशन है बहुत सरल हो गया है। और जो नैनीताल की वार्निंग के बारे में मैंने कहा, उसमें हमने पहले एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से वार्निंग दिया करते थे स्लोप इंस्टेबिलिटी। तो ये सब अगर हम करेंगे तो पहाड़ों में जो हैबिटेशंस हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। लैंडस्लाइड की घटनाओं से हमारा जो नुकसान निरंतरता में हो रहा है उससे हम बच पाएंगे। आप भी देखिए, अगर आप पहाड़ों में रहते तो ये सुनिश्चित करिए कि आपके घर से निकलने वाले पानी का सुरक्षित निस्तारण, ये आपका अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज की ओर। और अगर इस चैनल में बताई गई बातें आपको अच्छी लग रही है, इससे कुछ लाभ हो रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कुछ नई बातें सीखने को मिल रही है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।